गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब हमारे आईटी एक्सपर्ट और कैमरामैन आर्यन के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कहा जाने वाला शब्दों में कि टिपिकल चैप्टर हुआ करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को और कॉम्प्लेक्सेस को करने आसान आपके साथ आ गए हैं अमित चौहान। चलिए बच्चों, नए जोश, नई उमंग, नई उत्साह के साथ शुरू करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शुरू करें, पहले हम प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस जिनकी मदद से हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली डेफिनेशन होती है एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स का प्यारे बच्चों मतलब होता है दीज आर फॉर्म्ड व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर जॉइंड टुगेदर। कहने का मतलब क्या है भाई, आपने ये कोई दो दैट इज KCl और MgCl2, आपने दो स्टेबल कंपाउंड्स लिए, आपने दो स्टेबल कंपाउंड्स लिए। और कैसे लिए? ये नहीं कितना भी ये ले लिया, कितना भी ये ले लिया, एक स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लिए। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट का मतलब होता है एक एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन ली, एक एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन लिया आपने दो स्टेबल कंपाउंड्स की, उनको मिक्स किया, और जैसे ही मिक्स करते हैं अगर वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, अगर वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ 6H2O ये आपस में जॉइंट हो जाते हैं, आपस में हुए जॉइंट डॉट 6H2। अब स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट लेने पर दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स का अगर वे आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में जॉइंट हो जाते हैं, तो उनकी जॉइनिंग से, इनकी जॉइनिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। बन गया एक एडिशन कंपाउंड KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, बन गया आपके पास ये एक एडिशन कंपाउंड। इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि फिटकरी बनाई जाती है, पोटेशियम बनाया जाता है, वहां पर लिया जाता है दैट इज K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एक स्टेबल कंपाउंड ये रहा, एक लिया आपने एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, और ये लिया आपने दैट इज 24H2 की प्रेजेंस में 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट लिया, स्टोइचियोमेट्री में ये नहीं जितना मर्जी ये चाहा, जितना मर्जी ये चाहा, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट लेना है दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स का। जैसे ही आप उन्हें मिक्स करते हो, अगर वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो उनकी जॉइनिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको एडिशन कंपाउंड के नाम से पहचाना जाता है। जैसे यहां पर बनेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। इन कंपाउंड्स को एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। अब एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है। पहला होता है डबल सॉल्ट। जानने की कोशिश करते हैं एडिशन कंपाउंड के किन कंपाउंड्स को डबल सॉल्ट के नाम से पहचाना जाता है। बहुत सिंपल है, किसी भी एडिशन कंपाउंड को यह बताना कि वो डबल सॉल्ट है या नहीं है। उसके लिए सिंपल सा क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा, आप क्या करें, पानी डाल दें, यानी कि आप एक्वस सॉल्यूशन ले लें,
कोई भी एडिशन कंपाउंड लेना है और उसमें पानी डाल देना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने एडिशन कंपाउंड लिया, उसमें पानी डाला, अगर वो 100% आयोनाइज हो जाता है, फुल्ली डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, इसमें आप पानी डालोगे, 2 पोटेशियम आयन अलग, 2 पोटेशियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा। अगर कोई एडिशन कंपाउंड पानी डालने पर, पानी तो पानी ही रहेगा, उसके अलावा पोटेशियम, सल्फेट और एल्यूमिनियम 3 ही एटम्स ऐसे बचते हैं जो आयनाइज हो सकते हैं। अगर फुल्ली आयनाइज हो जाता है, पूरा का पूरा एडिशन कंपाउंड अगर आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाता है, तो ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम कहते हैं डबल सॉल्ट। तो यहां पर पहला पॉइंट लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है? दे 100% या दे कंप्लीटली get dissociate into ions. They completely get dissociate into ions. भैया पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है। एडिशन कंपाउंड के अंदर एक भी एटम, एक भी सीपीसी ऐसी नहीं बचती जो आयोनाइज ना होती हो। अगर ऐसा एडिशन कंपाउंड जो 100% आयंस में टूट जाता है, उसको डबल सॉल्ट के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल सॉल्ट। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डबल सॉल्ट के विषय में यह होता है, अब क्योंकि पानी डालते ही डबल सॉल्ट फुल्ली आयनाइज हो जाता है, तो हर एक आयन अपना इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट दे सकता है। पोटेशियम आयन अपना टेस्ट दे सकता है, सल्फेट आयन अपना टेस्ट दे सकता है और एल्यूमिनियम आयन अपना केमिकल टेस्ट दे सकता है। हर एक आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिस्ट्री में उसका अपना एक केमिकल टेस्ट होता है, राइट? एग्जाम्पल, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में यह पता करना हो कि सल्फेट आयन है या नहीं है, तो हम उसमें BaCl2 सॉल्यूशन डालते हैं। हम उसमें BaCl2 सॉल्यूशन डालेंगे और डालते ही बनेंगे व्हाइट पीपीटी। अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में यह पता करना हो कि सल्फेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, राइट, तो क्या करो, BaCl2 सॉल्यूशन डाल दो। जैसे ही BaCl2 सॉल्यूशन डालते हैं, व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाएंगे और आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि उसके अंदर सल्फेट आयन है। इसी प्रकार पोटेशियम आयन अपना केमिकल टेस्ट दे सकता है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम अपना टेस्ट दे सकता है। तो डबल सॉल्ट की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल आयंस गिव्स देयर केमिकल टेस्ट। हर एक आयन अपना केमिकल टेस्ट दे देता है। हर एक आयन अपना केमिकल टेस्ट दे सकता है। और क्यों दे सकता है? क्योंकि पानी डालते ही हर एक आयन अलग अलग हो जाता है, इसीलिए हर एक आयन इंडिपेंडेंट होता है और हर एक आयन अपना केमिकल टेस्ट दे सकता है। इसके बाद थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक एडिशन कंपाउंड को डबल सॉल्ट कब कहा जाता है? इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि मेरे प्यारे बच्चों, अब डबल सॉल्ट है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें डबल सॉल्ट है, आपने पानी डाला, पानी डालते ही डबल सॉल्ट है, पानी डालते ही आयोनाइज हो गया पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन। इसका मतलब पहले नमक था, अब इस टेस्ट ट्यूब में केवल आयंस होंगे पानी डालने के बाद। क्या आपसे मैं पूछता हूं, केवल इन आयंस को देखकर क्या आप ये बता पाएंगे कि ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था कंपाउंड का? शायद नहीं बता पाएंगे। यानी कि पानी डालने के बाद आप दोबारा से एडिशन कंपाउंड को, डबल सॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल डबल सॉल्ट क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर एक बार उसमें पानी डल गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी
दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस। सो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन बेसिक डेफिनेशंस आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एडिशन कंपाउंड, दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स को अगर आप मिक्स करते हैं और मिक्स होने के बाद अगर वो जॉइंट हो जाते हैं तो जो जॉइंट फॉर्म बनती है, जॉइन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। ये अपने आप में स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है। दो स्टेबल कंपाउंड आपने लिए, उनको आपने मिक्स किया, इनको आपने मिक्स किया, और जैसे ही आप उनको मिक्स करते हो वो आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। अब एक एडिशन कंपाउंड को क्लियर है, जैसे हमने ये पोटेशियम फिटकरी का फॉर्मूला लिया हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं 100% आयनाइज हो जाता है। हर एक आयंस अपना इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट दे सकता है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, एक बार अगर पानी डल गया तो आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा, आप बता नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था। इसका मतलब पानी डलते ही डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी खो देता है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। यह था हमारे पास एडिशन कंपाउंड का पहला टाइप। क्लियर है? अब चलेंगे एडिशन कंपाउंड के दूसरे टाइप की तरफ। अब हम चलने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चलने वाले हैं। किसकी तरफ चलने वाले हैं? चलने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ। अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्सेस अपना चैप्टर। उससे पहले फटाफट आप इसको नोट करें और मैंने इसको खटैक से फिर करना है रब। चलते हैं अब सेकंड टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स की तरफ। और दूसरे तरह के एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से पहचानते हैं या कॉम्प्लेक्सेस के नाम से पहचानते हैं। चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। प्यारे बच्चों, पहले मैं दो कोई स्टेबल कंपाउंड्स लेता हूं। लाइक मैंने लिया दैट इज 4 मोल्स ऑफ KCN और मैंने 1 मोल लिया फेरस साइनाइड। अब भाई ये भी अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, ये भी अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है। अब हम इन्हें आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाते हैं, बन गया एक एडिशन कंपाउंड जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं K4FeCN6, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, दैट इज K4FeCN6। इस एडिशन कंपाउंड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये आपका आपस में मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद आपस में जुड़ गए और एक कंपाउंड बन गया। जो कंपाउंड बना उसे एडिशन कंपाउंड के नाम से पहचाना जाएगा। अब कौन से एडिशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, यह पता चलता है जैसे ही उसमें पानी डालेंगे। अब इस एडिशन कंपाउंड के अंदर हम वाटर डालते हैं। जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे, जैसे ही आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, ये आयंस की फॉर्म में अलग निकल जाएगा, 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयन, और ये पूरी स्पीसी आयंस की फॉर्म में अलग निकल जाएगी। निकल गया आपके पास FeCN6 -4। ये भाई इसका चार्ज है, यहां 1 है, ये इसका चार्ज है। अब हुआ क्या बच्चों? हुआ ये, पहले वाले केस में और इस वाले केस में एक डिफरेंस आ गया। डिफरेंस शायद ये आया, पहले वाले केस में अगर आप पानी डालते थे तो पानी डालने पर पोटेशियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग, मैग्नीशियम आयन अलग, पोटेशियम आयन अलग, मैग्नीशियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग, और वाटर है तो वाटर के साथ मिल जाएगा। कंप्लीटली डिसोशिएट होता था आयंस में। जबकि ये वाला जो एडिशन कंपाउंड है, जैसे ही इसमें पानी डाल रहे हैं,
ये पूरा का पूरा आयंस में डिसोशिएट नहीं हुआ। आप देखो एक हिस्सा तो आयनाइज हो गया, लेकिन ना तो आयरन आयंस की फॉर्म में बाहर आया, ना आपका साइनाइड आयंस की फॉर्म में बाहर आया। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, दे डू नॉट गेट डिसोशिएट इनटू आयंस कंप्लीटली। सो भैया पहली लाइन में ही पहले टाइप में और दूसरे टाइप में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। एडिशन कंपाउंड्स, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स जैसे ही उनमें पानी डालते हैं, जैसे ही उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, अगर वो 100% आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं तो ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से पहचाना जाता है। अब क्योंकि यहां पर ये आयन फ्री है, आयरन यहां पर आयंस की फॉर्म में बाहर नहीं आया, साइनाइड भी आयन की फॉर्म में बाहर नहीं आया, तो एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन तो अवेलेबल होगा। एक्वस सॉल्यूशन में ना तो आयरन आयंस की फॉर्म में अवेलेबल होगा, ना साइनाइड की फॉर्म, ना CN साइनाइड की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो इस कंपाउंड की क्या पहचान होगी? ना तो आयरन अपना केमिकल टेस्ट दे पाएगा और ना साइनाइड अपना केमिकल टेस्ट दे पाएगा। क्लियर? इसका मतलब सेकेंड लाइन हम ये लिखते हैं, ऑल आयंस लिख देते हैं यहां पर, डू नॉट गिव्स देयर केमिकल टेस्ट। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हर एक आयन अपना केमिकल टेस्ट नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि एक हिस्सा ऐसा होता है जो आयनाइज हुए बिगर ही रह जाता है, इसलिए हर एक आयन अपना टेस्ट नहीं देता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक बड़ी अच्छी सी खासियत होती है कि आपने कंपाउंड के अंदर, एडिशन कंपाउंड के अंदर जैसे ही पानी डाला और अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो आप उनके आयंस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आप आयंस को देखोगे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कंपाउंड क्या था। जैसे कि यहां पर हमारे पास एक तो पोटेशियम आयन अवेलेबल है और एक हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में FeCN6 -4 अवेलेबल है। एक्वस सॉल्यूशन में एक आयन ये अवेलेबल है, एक आयन ये अवेलेबल है। तो आप आयंस को देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे ओरिजिनल कंपाउंड क्या था। जैसे कि कैसे? यहां +1, ये चार्ज यहां आ जाएगा, ये चार्ज यहां आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। अब ये चार्ज यहां चला जाएगा, ये चार्ज यहां आ जाएगा और बन जाएगा K4FeCN6। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली ओरिजिनल एडिशन कंपाउंड क्या था ओरिजिनल कंपाउंड? K4FeCN6। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस की तीन बड़ी अच्छी सी कैरेक्टरिस्टिक। पहली, 100% आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, हर एक आयन पानी में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपना केमिकल टेस्ट नहीं देता। और तीसरा पॉइंट हमने कहा, लिख देते हैं थर्ड पॉइंट रहा, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस। भैया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है। अब आपसे दो बड़े प्यारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यह आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। कम से कम 3 डिफरेंस आप बड़े इजीली बता पाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकंड क्वेश्चन नोट करना साथ के साथ। भाई जब KCl और MgCl2 को आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद पोटेशियम अपना टेस्ट दे देता है, मैग्नीशियम अपना टेस्ट दे देता है, क्लोराइड आयन अपना टेस्ट दे देता है। लेकिन जैसे ही आप पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को
आपस में मिक्स करते हैं तो ये साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देता है। तो उसका आंसर क्या होगा भाई? पहले वाले केस में तो डबल सॉल्ट बनता है और डबल सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑल आयंस गिव्स देयर केमिकल टेस्ट, जबकि सेकंड वाले केस में डबल सॉल्ट बनता है और डबल सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है ऑल आयंस डू नॉट गिव्स देयर केमिकल टेस्ट। राइट? आशा करता हूं दोनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से तुम्हारे कवर अप हो गए होंगे। चलिए तो लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे पूरे चैप्टर की तरफ। प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब है कॉम्प्लेक्सेस। हम आपको जो डेफिनेशंस बताएंगे वो बुक से अलग डेफिनेशंस बताएंगे और इस तरह की डेफिनेशंस बताएंगे डायरेक्टली आपके दिमाग पे उतरेगी। मान लीजिएगा आपके पास कोई कंपाउंड है NiCl3.6H2, ये आपके पास कोई कंपाउंड है, और अगर किसी कंपाउंड को आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हो NiH2O6Cl3, अगर किसी भी कंपाउंड को आप इस स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, पूरी केमिस्ट्री की किताब में किसी भी लेवल की बुक हो, अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में देखने को मिलता है तो ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस के नाम से पहचाना जाता है। सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे आसान पहचान। और अगर आप डिटेल में बोलना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जहां पर सेंटर में मेटल आयन होता है, सेंटर में मेटल आयन होता है, और उसे कुछ स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सराउंड करती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सराउंड करती हैं। सो हमने कहा, ध्यान से गौर से सुनिएगा, हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं या कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं जहां पर सेंटर में मेटल आयन होता है, और उसको कुछ स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। इस कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानेंगे, इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानेंगे। यानी कि दीज आर दोज कंपाउंड्स, डेफिनेशन सुनिए, इन विच यहां पर सेंटर में मेटल आयन होता है और कुछ स्पीसीज उसको सराउंड करती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप जानते हैं 11th क्लास में बताया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और आपका जो मेटल आयन होता है उसको एक्सेप्ट करता है, या हम कह सकते हैं शेयर करता है। राइट? दोनों डेफिनेशन आपके अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब इसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ये स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो वाला हिस्सा जिसे स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कहते हैं। और वो वाला हिस्सा जो इसके बाहर होता है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। पहला पॉइंट ध्यान रखें, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रह जाता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। कारण क्या है, ये नाम क्यों दिए हुए हैं उन्हें? क्लियर सी बात है, क्योंकि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है
उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, उसमें सारी स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, इसीलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो हिस्सा इससे बाहर हो जाता है वो आयंस की फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसको काउंटर आयन के नाम से भी पहचाना जाता है। ऑल राइट, अब एक जनरल सी बात आप और लर्न करें साथ के साथ बात ये लर्न करने वाली है, चाहे वो वाटर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, चाहे वो क्लोरीन है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो मेटल होता है, निकिल मेटल होता है। इसका मतलब निकिल दो तरह की स्पीसीज से जुड़ता है, या हम ये कह सकते हैं निकिल की दो तरह की, या मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है, दो तरह की भूख होती है। पहली फर्स्ट होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो भूख होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी जो भूख होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। निकिल की वो वैलेंसी जिसको ये वाली स्पीसी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो पूरा करती है, मेटल की वो भूख जिसको ये वाली स्पीसी जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है वो पूरा करती है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की एक खासियत होती है कि सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए होते हैं। इसका मतलब मेटल अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, याद रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है। मेटल की वो वैलेंसी जिसको वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। याद रखो, मेटल की वो वैलेंसी जिसको वो आयन से सेटिस्फाई करता है, आयनिक बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है, उसको उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय आयनिक बॉन्ड। प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक बॉन्ड से सेटिस्फाई किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, उससे पहले हल्का सा रिवीजन लेते हैं और अब चैप्टर को हल्का सा जंप करते हैं, हल्का सा उठाते हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्सिस का मतलब होता है अगर किसी कंपाउंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सिस कहा जाता है। डिटेल में लिखना चाहो तो ये भी कह सकते हो, एक ऐसे कंपाउंड्स जहां पर सेंटर में मेटल आयन होता है और उसे कुछ स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, जो उससे बाहर होता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि वो आयंस की फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हमने कहा ये दोनों मेटल के कारण जुड़े हुए होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको हम उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, और एक आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ये मेटल की प्राइमरी वैलेंसी कही जाती है। ऑल राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस बेटे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की यह खासियत होती है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं दिखता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं दिखता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं पड़ता तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाएगा। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद आते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, प्यारे बच्चों, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर
यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर ये वाला हिस्सा ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम से पहचाना जाएगा। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास एक और, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और याद रखिएगा ये भी आपके पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, वो कंपाउंड में लेफ्ट साइड में आता है। और आप जानते हो एक कंपाउंड के अंदर लाइक NaCl जो हिस्सा लेफ्ट में आता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो केवल और केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, केवल आपने उसका साइड देखना है। अगर वो कंपाउंड में लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये भी आपका एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। बढ़ते हैं आगे, थर्ड आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। प्यारे बच्चों, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पार्ट पे अगर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, आपको देखने को मिला नेगेटिव चार्ज, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम से पहचाना जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अगर राइट साइड में आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे NaCl में जो पार्ट राइट साइड में होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट राइट साइड में है, और अगर राइट साइड में है तो उस पर 100% नेगेटिव चार्ज है, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका एक एग्जाम्पल बनता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। तो आप जान गए कॉम्प्लेक्सेस, आपको पता लग गया टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। लो तो फटाफट स्क्रीनशॉट, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, और नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइगेंड्स। प्यारे बच्चों, लाइगेंड्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वाला स्फीयर, इसके अंदर वो स्पीसीज, वो मॉलिक्यूल्स जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं उनको हम लाइगेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, यहां पर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये मॉलिक्यूल बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो यहां पर वाटर को लाइगेंड कहा जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं निकिल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, वाटर ने बनाया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर देकर बनाया, वाटर ने बनाया, तो वाटर को यहां पर, वाटर को लाइगेंड कहा जाएगा, वाटर को कहा जाएगा लाइगेंड। यानी कि वो स्पीसीज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उनको हम लाइगेंड्स कहते हैं। ये लाइगेंड हो गया, ये लाइगेंड हो गया, ये लाइगेंड हो गया, ये लाइगेंड, ये लाइगेंड, ये लाइगेंड। दोज स्पीसीज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं उनको हम लाइगेंड्स कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डेंटिसिटी। प्यारे बच्चों, डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, number of coordinate bonds formed by a ligand, formed by a ligand, by a ligand। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहां निकिल है, और निकिल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर बनाता है, एक दूसरे वाला रहा वाटर मॉलिक्यूल रहा, उसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया निकिल मेटल के साथ। अब
एक लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल से, उसको उसकी डेंसिटी कहा जाता है। सो यहां पर इसकी डेंसिटी 1 है, यहां पर इसकी डेंसिटी 1 है। एक लाइगेंड मेटल के साथ एक समय में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक लाइगेंड होता है इथाइलिन डाइअमाइन, ये हमारे पास दूसरा लाइगेंड है, इसको हम बोलते हैं EN का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन। अगर निकिल मेटल के पास इसको ले जाया जाए, के साथ मिक्स किया जाए, तो ये एक ही समय में ये पूरा एक लाइगेंड है, और एक समय में ये एक और एक दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकल मेटल से बना रहा है, तो ये इसकी डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी 2 है, डेंसिटी 2 है। राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास, जैसे कि हम ग्लाइसिनेटो ले लें। हमारे पास है ग्लाइसिनेटो, राइट, और निकिल मेटल के साथ अगर इसको मिक्स कर दें, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इधर से बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इधर से बनाता है। यहां पर भी इसकी जो डेंसिटी है वो 2 कहलाएगी। एक समय में एक साथ एक लाइगेंड मेटल से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर इसकी डेंसिटी भी 2 कहलाएगी। तो आशा करते हैं डेंसिटी का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर मेटल के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं लाइगेंड से। एक लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक समय में मेटल के साथ बनाता है, ये उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, डेंसिटी के बिहाफ पर लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट पार्ट। यूनिडेंटेट लाइगेंड्स मतलब वो लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स जिनकी डेंसिटी 1 होती है, उनको यूनिडेंटेट लाइगेंड भी कहते हैं। उन्हें मोनोडेंटेट लाइगेंड के नाम से भी पहचाना जाता है। हम इसको यूनिडेंटेट भी कह सकते हैं, हम इसको मोनोडेंटेट भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स। पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स इज पॉलीडेंटेट का मतलब होता है वो लाइगेंड्स जो एक समय में मेटल से एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि EN का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, शॉर्ट फॉर्म में इसको EN कहते हैं। ये एक समय में एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बना सकता है, तो ये आपका पॉलीडेंटेट लाइगेंड है। ग्लाइसिनेटो एक समय में NH2 से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और उसी समय में COO नेगेटिव से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यहां पर इसकी जो वैलेंसी है वो 1 से ज्यादा है, यानी कि ये भी पॉलीडेंटेट लाइगेंड है। राइट। अब पॉलीडेंटेट भी वेरियस कैटेगरी के हो सकते हैं। अगर 2 बनाते हैं तो डाइडेंटेट, एक साथ 3 बनाते हैं तो ट्राइडेंटेट, एक साथ अगर एक लाइगेंड मेटल के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसे टेट्राडेंटेट लाइगेंड के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी डाइडेंटेट लाइगेंड होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट और एक होता है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट। एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, एक होता है अनसिमेट्रिकल। अगर कोई डाइडेंटेट लाइगेंड 2 इक्वल हाफ में अगर आप उसको तोड़ सकते हो, 2 इक्वल हाफ में, सेम पार्ट ऊपर सेम पार्ट नीचे रह जाएगा, तो उसको सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड के नाम से पहचाना जाएगा। और अगर किसी डाइडेंटेट लाइगेंड को अगर आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो उसको अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लाइगेंड के नाम से पहचाना जाता है। तो सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हुआ दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन, और अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हुआ दैट इज ग्लाइसिनेटो। इसे हम ग्लाइसिनेटो कहते हैं, फटाफट से बिना विलंब के
लो स्क्रीनशॉट और लाइगेंड्स के आगे और कितने तरह के टाइप्स होते हैं पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइगेंड आते हैं जिनको एम्बीडेंटेट लाइगेंड के नाम से पहचाना जाता है। एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। प्यारे बच्चों, एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स उन लाइगेंड्स को कहा जाता है जिनके पास एक से अधिक डोनर साइट होती है, लेकिन एक समय में एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास CN होता है, साइनो होता है, वो मेटल के साथ कार्बन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और साथ के साथ यही नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार यहां पर दूसरा हम लेते हैं, जैसे नाइट्राइटो, एक बार ऑक्सीजन डोनर साइट हो सकती है और एक बार नाइट्रोजन डोनर साइट हो सकती है। इसी प्रकार और भी कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि SCN होता है, यहां पर थायोसाइनेटो, ये सल्फर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे मोनोडेंटेट लाइगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं, जिनके पास एक से अधिक डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक समय में किसी केवल एक डोनर साइट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास लाइगेंड्स का, जिनको ब्रिज लाइगेंड्स के नाम से पहचाना जाता है। भाई ब्रिज का काम क्या होता है बच्चों? नदी के दो किनारों को एक साथ जोड़ना, ब्रिज लाइगेंड्स। ब्रिज लाइगेंड्स हमारे वो होते हैं, वो लाइगेंड होते हैं जो एक समय में दो मेटल आयन को एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। उन लाइगेंड्स को कहा जाता है जो एक समय में एक मेटल इधर एक मेटल इधर, दो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो लाइगेंड दो मेटल को जोड़ने का काम करता है। वो लाइगेंड दो मेटल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एग्जाम्पल, OH, इधर से एक प्लेटिनम को जोड़ा, इधर से दूसरे प्लेटिनम को जोड़ा, तो ये जो OH है ये दोनों मेटल के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। ऐसे लाइगेंड्स को ब्रिज लाइगेंड्स के नाम से पहचाना जाता है, जो एक समय में दो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद रखिए बच्चों, जितने भी ब्रिज लाइगेंड्स होते हैं, यहां पर दोनों साइड पे मेटल सेम भी हो सकता है और दोनों साइड पे मेटल अलग अलग भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ लाइगेंड की तरफ। लास्ट कैटेगरी होती है लाइगेंड्स की, जिनको हम बेसिकली चिलेटिंग लाइगेंड्स के नाम से पहचानते हैं, जिनको हम चिलेटिंग लाइगेंड्स के नाम से पहचानते हैं, जिनको हम चिलेटिंग लाइगेंड्स के नाम से पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, चिलेटिंग लाइगेंड्स उन लाइगेंड्स को कहा जाता है, उन पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स को कहा जाता है, वो जैसे ही मेटल से बॉन्ड बनाते हैं रिंग बन जाती है। एग्जाम्पल, ऑक्जेलेटो लेते हैं, COO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। ये हमारे पास एक लाइगेंड है और जैसे ही ये निकेल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक इधर से एक इधर से, तो यहां पर एक रिंग बन जाती है, एक रिंग बन जाती है। ऐसे लाइगेंड्स को, ऐसे पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स को चिलेटिंग लाइगेंड्स के नाम से पहचाना जाता है। वो लाइगेंड, वो पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो मेटल के साथ जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं एक रिंग बन जाती है, ऐसे लाइगेंड्स को चिलेटिंग लाइगेंड्स के नाम से पहचाना जाता है। दरअसल ये जो चिलेटिंग वर्ड है, इसको चिलेशन से लिया हुआ है और चिलेशन का मतलब ही रिंग होता है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको मेटल चिलेट के नाम से पहचाना जाता है। इसे कहते हैं मेटल चिलेट और इस फिनोमिनन को कहते हैं चेलेशन। इसको चेलेशन के नाम से पहचाना जाता है। चिलेटिंग लाइगेंड्स के केस में आप एक पॉइंट लर्न कर लें, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें चिलेशन होता है दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल। यानी कि अगर आपको दो कोई कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएं, एक जिसमें चिलेशन होता है और एक जिसमें चिलेशन नहीं होता है, एक जिसमें रिंग फॉर्मेशन होती है और एक जिसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होती है, और आपसे कहा जाए भाई कंपेयर करिए स्टेबिलिटी को, तो याद रखना
जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर रिंग पाई जाती है वे प्रैक्टिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वे प्रैक्टिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस प्रकार लाइगेंट का हर एक टाइप आपके पास अब बोर्ड पे अवेलेबल है। पहला टाइप मोनोडेंटेट लाइगेंट, दूसरा डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंट। डाइडेंटेट दो तरह का, क्लियर है, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया एम्बिडेंटेट लाइगेंट, हमने आपको पढ़ाया ब्रिज लाइगेंट्स और हमने आपको पढ़ाया चिलेटिंग लाइगेंट्स। आशा करते हैं सारी डेफिनेशंस आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अब और कुछ नई बेसिक डेफिनेशंस की तरफ जो इस चैप्टर को समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके लिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट डेफिनेशन आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स में जनरली दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ए होमो, और याद रखो चौक का कलर चेंज कर रहे हैं, लैप्टिक, लैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा बी होता है हेटेरो लैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक ही तरह का लाइगेंट प्रेजेंट होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक ही तरह का लाइगेंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल दैट इज NiCl6, NiCl6। यहां पर आप देखेंगे, इसके अंदर आप देखते हैं, या एग्जाम्पल लेते हैं NiCO4, NiCO4, क्लियर। यहां पर निकिल से 4 कार्बोनिल प्रेजेंट है, एक ही तरह का लाइगेंट प्रेजेंट है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को होमोलैप्टिक, H होमो, L का मतलब सेम टाइप ऑफ लाइगेंट्स, सेम टाइप ऑफ लाइगेंट्स, L का मतलब लाइगेंट्स। हेटेरोलैप्टिक, L का मतलब लाइगेंट्स। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच आर मेड अप ऑफ लाइगेंट्स ऑफ मोर देन वन काइंड, जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से अधिक तरह के लाइगेंट प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास Ni एंड दिस इज NH3 होल ट्वाइस, Cl2 होल ट्वाइस। अब निकिल से 2 लाइगेंट तो NH3 प्रेजेंट है और 2 लाइगेंट आपके Cl प्रेजेंट है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां एक ही तरह का लाइगेंट मेटल से जुड़ा हुआ है, यहां पर मेटल से 2 तरह के लाइगेंट्स या एक से अधिक तरह के लाइगेंट्स जुड़े हुए हैं। इन्हें कहते हैं होमोलैप्टिक लाइगेंट्स और इनको कहते हैं हेटेरोलैप्टिक लाइगेंट्स, राइट। अब इनको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और इन्हें कहते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट बेसिक डेफिनेशंस ऑफ फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंटर मेटल आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए हैं। याद रखिएगा, सेंटर मेटल आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लो यहां पर निकिल है और निकिल से 4 कार्बोनिल बॉन्ड बना रहे हैं, सो यहां पर आप देखें सेंटर मेटल आयन से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद सेंटर मेटल एटम, क्लियर है, मेटल आयन, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। प्यारे बच्चों याद रखना, हमने ये नहीं बोला कितने लाइगेंट्स जुड़े हुए हैं, नो, अभी लिखो इस बात को। हमने कहा सेंटर मेटल आयन से कितने बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये उस कॉम्प्लेक्स का, उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर
होता है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे कि यहां पर निकिल से एक ही ऑक्सिलेटिव जुड़ा हुआ है, ये निकिल है और एक ही लाइगेंड यहां पर इससे जुड़ा हुआ है। तो लाइगेंड तो एक जुड़ा हुआ है, लेकिन निकिल मेटल से एक और एक दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहां पर निकिल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद सेंटर मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंटर में जो मेटल आयन होता है उससे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने कवर अप की सारी बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।